गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास की कोर्स बी का जो चैप्टर है प्रहलाद अग्रवाल द्वारा रचित तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। ये चैप्टर आपको जो एक तीसरी कसम फिल्म है उसी पर जो चैप्टर है वो लिखा गया है, जिसको शैलेंद्र ने जो निर्देशक थे तीसरी कसम फिल्म बनाई थी, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास पर आधारित थी। तीसरी कसम, जिसे मारे गए गुलफाम के नाम से भी जाना जाता है। और उसी फिल्म को लेकर जो शैलेंद्र है उनके बारे में, जो प्रहलाद अग्रवाल जी हैं, वो उनके बारे में बताते कि किस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई, किन किन मुश्किलों का सामना किया, कैसे कैसे कलाकारों ने उसमें काम किया और किस तरह से वो फिल्म बनी। और फिल्म जब बनी तो वो कितनी फेमस या वो कितनी अच्छी फिल्म बनी, तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। प्रहलाद अग्रवाल जी जो है उनके द्वारा जो रचित चैप्टर है तीसरी कसम। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रहलाद अग्रवाल जी, जिनका जन्म 1947 में। सबसे पहले कवि परिचय से शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी के साल मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में जन्मे प्रहलाद अग्रवाल ने हिंदी एमए तक शिक्षा हासिल की। इन्हें किशोर वय से ही हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का शौक रहा। इन दिनों सतना के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राध्यापन कर रहे प्रहलाद अग्रवाल फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं और आगे भी इसी क्षेत्र में अपने लेखन का विषय बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। कृत संकल्प यानी काम करने का संकल्प उन्होंने लिया है। और अभिनय के विस्तार में जानने और उस पर चर्चा करने का शौक रखा। सतना जगह का नाम है। शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ये महाविद्यालय का नाम है जहाँ पर उन्होंने प्राध्यापन, जहाँ पर उन्होंने एक अध्यापक के रूप में काम किया था, वहीं पर उन्होंने फिल्मों के बारे में लिखना शुरू किया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार, राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना, कवि शैलेंद्र, जिंदगी की जीत में यकीन, प्यासा, चीर अतृप्त, गुरुदत्त, उताल उमंग, सुभाष घई की फिल्म कला, ओरे मांझी, विमल राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक 21वीं सदी का सिनेमा। ये सब इनकी कृतियां हैं, ये आपको याद रखनी है। चलिए अब पाठ में प्रवेश पढ़ते हैं। साल में किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा जाता हो जब कोई न कोई हिंदी फिल्म सीने पर्दे पर न पहुंचती हो। इनमें से कुछ सफल रहती हैं और कुछ असफल। सफल का मतलब जो हिट हो जाती हैं, असफल जो फ्लॉप हो जाती हैं। कुछ दर्शकों को कुछ अरसे तक याद रह जाती हैं, कुछ को वह सिनेमाघर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में कामयाब रहती है। यहाँ पर बात की गई है कि साहित्यिक कृति, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही बताया फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा गया एक उपन्यास है मारे गए गुलफाम, और उसी पर आधारित फिल्म बनाई है शैलेंद्र ने, जिसका नाम रखा गया तीसरी कसम। तो ये यहाँ पर आपको बात समझनी है। कई एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार शैलेंद्र थे। वो गीतकार थे, गीत लिखते थे और वो कवि भी थे। गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये दो नाम हैं एक ही उपन्यास के, को सीने पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर सिद्ध हुआ। मील का पत्थर यानी कि आने वाले समय में भी वो जो कृति थी वो अमर हो गई। इस फिल्म ने न केवल अपने गीत, संगीत, कहानी की बदौलत शोहरत पाई, बल्कि इसमें अपने ज़माने के सबसे बड़े
शोमैन, शोमैन राज कपूर जी को कहा जाता था शोमैन। शोमैन राज कपूर ने अपनी फिल्म जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया। चमत्कृत यानी कि एक नया ही चमत्कार उन्होंने करके दिखाया जो एक्टिंग का क्षेत्र है उसमें। फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसी उनसे उम्मीद थी। इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म के निर्माण में यह भी उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत के में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है। यानी कि जो यादगार फिल्म के बावजूद जो तीसरी कसम है उसमें प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि किस तरह की मुसीबतों का शैलेंद्र कुमार ने सामना किया, किस तरह की उन्हें समस्याएं आई और कितना मुश्किल था फिल्म को बनाना। अब चैप्टर शुरू करते हैं। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तीसरी कसम शिल्पकार का मतलब बनाने वाले कौन थे? शैलेंद्र। तीसरी कसम पढ़ने से पहले आपको तीसरी कसम जो फिल्म है उसकी थोड़ी सी स्टोरी या ये कह सकते हैं कि जो उपन्यास है उसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर जो राज कपूर होते हैं वो हीरामन का कैरेक्टर निभा रहे होते हैं और जो वहीदा रहमान होती है वो हीराबाई होती है जो कि एक नौटंकी में डांस करती है जो हीराबाई होती है। और जो हीरामन होते हैं जो राज कपूर साहब बनते हैं उन्होंने वो एक गाड़ीवान होते हैं यानी कि गाड़ी चलाते हैं अपने बैल और गाड़ी को लेकर जो किराया वगैरह लेते हैं इस तरह से गाड़ी चलाते हैं जो राज कपूर साहब होते हैं। और वो जब गाड़ी चलाते हैं तो पहली बार अपनी गाड़ी में बांस होता है जो लंबे बांस होते हैं उसको लादने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। लेकिन जो बांस होते हैं वो दूसरे जगह पर मतलब अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, इसलिए जो गाड़ी होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए। इसलिए वो पहली कसम खाते हैं कि वो कभी भी बांस अपनी गाड़ी में नहीं लादेंगे। उसके बाद दूसरी बार एक जो साहूकार होते हैं मतलब कोई व्यक्ति होता है वो चोरी का सामान उसकी गाड़ी में लाद कर लेके जाता है तो रास्ते में पुलिस साहूकार को पकड़ लेती है, उसको व्यक्ति को पकड़ लेती है और उसके चोरी का सामान होने के कारण जो हीरामन है उसकी गाड़ी को भी रोक लेते हैं। किसी तरह से हीरामन वहाँ से मतलब भाग कर निकलता है अपने आप को और अपनी गाड़ी को बचाता है। तो हीरामन दूसरी कसम खाता है कि वो कभी भी अपनी गाड़ी में चोरी का सामान नहीं ला देगा। ये उनकी दो कसम होती है। फिर तीसरी कसम होती है कि जो वहीदा रहमान होती है वो नौटंकी की हीरोइन होती हैं जो डांस करती हैं लोगों के मनोरंजन के लिए और उनका नाम होता है हीराबाई। वो उन्हें अपनी गाड़ी से कहीं पर छोड़ कर आते हैं जहाँ पर उनका जो नौटंकी है वो चलती है वहाँ तक उनको छोड़ते हैं। तो जो वहीदा रहमान होती है वो बहुत ही सुंदर होती हैं और जो हीरामन होते हैं वो उनसे प्रेम करने लग जाते हैं जो वहीदा रहमान होती हैं उनसे। और जो वहीदा रहमान होती है वो भी हीरामन से प्रेम करती है लेकिन वो एक नौटंकी में नाचने वाली होती है इसलिए वो हीरामन से शादी नहीं कर पाती। और वो जब वहाँ से जा रही होती है तो हीरामन को मतलब उनको अलविदा कहते हुए जाती है और कहती है कि भाई मैं नौटंकी वाली हूँ और मैं तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस तरह से हीरामन का दिल टूट जाता है और हीरामन तीसरी कसम खाते हैं कि नौटंकी वाली को कभी भी वो अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। इसलिए इस का नाम था जो फिल्म है इनका नाम रखा गया तीसरी कसम। तो ये थी फिल्म की स्टोरी। ये इसलिए बताई गई है कि ताकि आपको इस स्टोरी के साथ साथ ये चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर के गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। राज कपूर साहब ने एक साथ 4 फिल्मों की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। जिसमें से कि मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, मैं और मेरा दोस्त, ये अजंता, ये चारों ही फिल्म बहुत हिट रही। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा।
क्योंकि मेरा नाम जोकर में जो राज कपूर साहब होते हैं वो एक जो सर्कस में काम करने वाले कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, इसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई। अभिनीत यानी जिसमें उन्होंने एक्टिंग की, वो बहुत सारी फिल्में आई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की, यानी कि जिसमें उन्होंने सबसे अच्छी एक्टिंग की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति, कृति होती है साहित्यिक रचना, कोई भी रचना, एक मार्मिक रचना को सेलुलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। सेलुलाइड होती है जो कैमरे की रील होती है, उसके अंदर जो चित्र होते हैं, आज के पहले जो कैमरे होते थे उसमें एक नेगेटिव बोला जाता था जो ब्लैक ब्लैक होता था, तो उस नेगेटिव में एक चित्र होता था, उसको सेलुलाइड बोला जाता है। तो फिल्म नहीं, सेलुलाइड पर लिखी कविता थी, यानी कि एक तरह से वो फिल्म ही नहीं, एक कविता बन गई थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है, यानी कि शैलेंद्र ने पहली फिल्म और अंतिम भी वही एक फिल्म बनाई थी, तीसरी कसम। क्योंकि जो शैलेंद्र थे वो तो स्वयं तो गीतकार थे, एक कवि थे, फिल्म निर्देशक नहीं थे। केवल उन्होंने जो उपन्यास है वणेश्वर नाथ रेणु, उनको वो बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने उस पर पहली और आखिरी फिल्म बनाई। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। तीसरा, इनको 3 सम्मान इनको मिल रहे हैं। इनकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। संवेदनशीलता मतलब जो भावुकता है, जो इमोशंस है, वो पूरा इसमें फिल्म में दिखाई देता है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है, यानी कि पूरे इमोशंस के साथ उन्होंने इस फिल्म को बनाया था। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को क्या दिए? शब्द दिए। गीत उन्होंने लिखे। राज कपूर ने अपने अन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया। तन्मयता होती है एकाग्रता, कंसंट्रेशन के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। यानी कि राज कपूर ने अपने सहयोगी, सहयोगी कौन थे? शैलेंद्र कुमार, उनकी फिल्म में बहुत अच्छे से काम किया और बिना किसी पारिश्रमिक यानी बिना किसी सैलरी, बिना किसी पेमेंट के की इच्छा किए बगैर उन्होंने उस फिल्म में काम किया। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे। ये एक प्रश्न है, उसका आंसर बनता है कि शैलेंद्र जो राज कपूर साहब है उसने कितने पैसे लिए। तो शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर बड़े ही उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। कौन बोलते हैं? राज कपूर साहब बोलते हैं। किसको? शैलेंद्र को, कि आपको मेरी जो पेमेंट है वो आपको फिल्म बनाने की जो वो एडवांस में देनी होगी। शैलेंद्र ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक, यह पूरा एडवांस। यानी कि जो राज कपूर साहब है उन्होंने सिर्फ 1 रुपया लिया जो फिल्म की पारिश्रमिक के तौर पर। शैलेंद्र कपूर राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। यानी कि जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं उन्हें भी नहीं पता कि जो आगे से जो एक्टर हैं उनका क्या रवैया रहेगा। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वदा अयोग्य थे, क्योंकि वो फिल्म बनाते ही नहीं थे, वो थे कवि थे, एक भावुक पर्सन थे। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह किया। यानी कि राज कपूर साहब ने बताया कि तुम पैसे लगाओगे और अगर फिल्म ना चली तो किस तरह के खतरों का तुम्हें सामना करना पड़ सकता है, आगाह किया यानी बताया। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था
जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी। यानी कि शैलेंद्र ने जो फिल्म बनाई वो कोई पैसा कमाने के लिए या प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं बनाई थी, जितनी आत्मसंतुष्टि की, सुख की अभिलाषा थी। शैलेंद्र तो सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उस फिल्म को बनाना चाहते थे। अभिलाषा होती है इच्छा। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। यानी कि तीसरी कसम फिल्म थी वो बहुत अच्छी रही, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई, जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई, तो एक बड़ी दुख भरी बात ये हुई कि जो वितरक वितरक होते हैं जो फिल्म को बेचते हैं, यानी कि सिनेमाघरों में जैसे फिल्म लगती है, तो जो सिनेमाघर के लोग थे उन्होंने इस फिल्म को खरीदना पसंद ही नहीं किया और बड़ी मुश्किल से इस फिल्म को और सिनेमाघरों में दिखाया गया। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, यानी कि उस समय के जो फेमस एक्टर और एक्टर्स थे वो इस फिल्म में काम कर रहे थे, फिर भी सिनेमाघरों में इस फिल्म को दिखाने में बड़ी मुश्किल आई। जो सिनेमाघर के जो ओनर थे वो नहीं दिखाना चाहते थे। शंकर जयकिशन का संगीत था, जो कि वो खुद एक महान संगीतकार थे, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी। सातवें आसमान पर होना, बहुत ऊंचाई पर होना मुहावरा है ये। और इनके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। जो फिल्म के गीत थे वो पहले ही फिल्म के रिलीज होने से पहले ही बहुत लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। 2 से 4 बनाना फिर मुहावरा है, 2 से 4 बनाना यानी पैसे कमाना। जो इस फिल्म की जो संवेदनाएं थी, जो इमोशंस थे, वो पैसे कमाने वाले को समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए ये समस्या आ रही थी। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तोली जा सकने वाली चीज नहीं थी। जो फिल्म के अंदर जो भाव थे, जो इमोशंस थे, वो पैसों में नहीं तोले जा सकते थे। इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो उसका कोई प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि पैसे तो खर्च किए नहीं गए थे, इसलिए उस पर किसी तरह का प्रचार यानी कि पब्लिसिटी पर भी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से ना वाकिफ थे। ना वाकिफ यानी कि जानकार न होना, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में थे। शैलेंद्र कुमार गीतकार थे, उनको अच्छे से पता था कि जिस फिल्म की पब्लिसिटी होगी वही फिल्म उतनी ज़्यादा चलेगी, लेकिन उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सकते थे। यानी कि अगर वो पब्लिसिटी करते, इसका मतलब तो ये होता कि वो पैसे कमाने के लिए फिल्म बना रहे हैं, इसलिए वो अपनी इंसानियत नहीं खोना चाहते थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, यानी कि इसका जो अंतरा है, ये प्यार हुआ इकरार हुआ ये तो मुखड़ा है, इसका जो पैरा है बीच का, उसमें एक पंक्ति है, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। उन्होंने कहा, जो संगीतकार जय किशन थे और लिरिक्स किसने लिखे थे, शैलेंद्र कुमार ने। शैलेंद्र कुमार ने लिखा कि रातों दसों दिशाओं की कहेंगी अपनी कहानियां। तो यहाँ पर जो संगीतकार थे जय किशन जी, उनका ख्याल था कि जो दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, लेकिन 10 दिशाओं के बारे में तो दर्शक जानते ही नहीं, तो दर्शकों को ये लगेगा कि 10 दिशाएं कैसे हो सकती हैं। तो जो दर्शक है वो 10 दिशाएं नहीं जानते। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि शैलेंद्र ने कहा कि 4 दिशाओं की, 10 दिशाओं की जगह मैं 4 दिशाएं नहीं करूंगा। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए, यानी कि हमें वही नहीं लिखना चाहिए कि जो दर्शक चाहते हैं। तो उनका मंतव्य, जो उनकी जो सोच थी वो ये थी कि दर्शकों की रुचि का नाम लेकर हमें कुछ आसान काम नहीं करने चाहिए, बल्कि जो जैसा है, जैसे हमारे विचार है वैसा ही करना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, यानी कि उनकी रुचियों को में परिवर्तन लाने की कोशिश करे, ना कि सिर्फ उनकी रुचियों के अनुसार ही लिखे। और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को
कभी नहीं अपनाया। झूठे अभिजात्य को क्या नहीं किया शैलेंद्र ने? कभी नहीं अपनाया, कभी भी दिखावा नहीं किया। अभिजात्य ऊंचे कुल का होना, यानी अपने आप को कभी ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की। उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरह नहीं। भाव प्रवण यानी उनके गीतों में भावनाएं थी, संवेदनाएं थी। दुरह मुश्किल, उनके गीत मुश्किल नहीं थे समझने, बल्कि भाव ज़्यादा थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह, प्रवाह होता है नदी का बहना, और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया। यानी कि साहित्य रचना कैसे? जैसे कि मैंने बताया, फणीश्वर नाथ रेणु के लिखा गया उपन्यास है जिस पर उन्होंने फिल्म बनाई। लेकिन बहुत सारी फिल्में जिन पे उन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो साहित्य पर बनाते हैं लेकिन उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं फिल्म की टीआरपी बढ़ाने के लिए, फिल्म को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन जो शैलेंद्र थे, उन्होंने जैसी रचना थी ठीक वैसा ही 100% उसके साथ न्याय किया। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। ये आपको नाम याद रखना है कि राज कपूर साहब है, उनका नाम क्या था फिल्म में? हीरामन बना दिया। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका, यानी कि जो हीरामन का जो कैरेक्टर था राज कपूर साहब ने उसे आगे रखा। हीरामन अपने राज कपूर साहब का जो एक सिग्नेचर जो एक्टिंग थी उसको छोड़कर हीरामन की एक्टिंग उन्होंने ज़्यादा अच्छे से की। और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया। यानी कि एक हीरोइन के तौर पर ना लेकर उनको एक नौटंकी वाली एक आम सी हीरोइन उनको दिखाया गया। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप? तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है। यहाँ पर फिल्म में एक सीन है जहाँ पर नदी के किनारे हीरामन होता है, वो अपने हाथ मुंह धोता है और अपनी भाषा में कुछ बोलता है। तो हीराबाई की जो भाषा होती है वो अलग होती है। तो हीरामन कहते हैं कि आप हमारी भाषा नहीं समझते लेकिन हमारा मन समझती है ना आप? भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ वो तो आप समझ गई होंगी। तब हीराबाई जुबान से नहीं बोलती, आंखों से बोलती हैं। यानी कि वो सिर्फ आंखों से हीरामन को देखती हैं और हीरामन समझ जाते हैं। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। यानी कि वहीदा रहमान ने इतनी अच्छी एक्टिंग उसमें की कि आप अगर किसी को भाषा से बोलकर भी बताएंगे तो भी इतनी अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित का मतलब होता है भावना से भरी हुई, इमोशन से भरी हुई। यानी सूक्ष्मताओं, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी भावनाओं से भरी हुई थी तीसरी कसम। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीबान, चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को, ये गाना है जो फिल्म के अंदर फिल्माया गया है। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया रे लाली रे दुल्हनिया। ये जब हीराबाई को लेकर हीरामन हीराबाई को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं तो वो लाल साड़ी में होती है, तो बच्चे भी उनके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं उनको देखने के लिए। और बच्चे गाना गाते हैं लाली लाली डोलिया रे में। जो डोली, जो गाड़ी है उसको डोली बोला गया कि डोली के अंदर जो लाली लाली लाल साड़ी में बैठी है वो लाल आपकी दुल्हनिया है। एक नौटंकी की बाई ने अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान, अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सब नीले कहे। यानी कि अभाव, कमी, जिन लोग जो गरीब होते हैं, जिनके जीवन में कमी है प्रेम की, प्यार की, उनके जो सपने हैं वो उस फिल्म में दिखाए गए हैं। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव।
यानी कि जो फिल्म होती है वो कल्पनाओं पर ज़्यादा आधारित होती है। उसमें जो लोक तत्व होते हैं, जो यथार्थ होता है, जो सच्चाई होती है, वो उसका अभाव होता है। वे जिंदगी से दूर होती हैं। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। यानी कि जो ट्रेजेडी फिल्म में दिखाई जाती है उसको क्या किया जाता है, उसको ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। अगर गरीब है तो बस उसको इतना गरीब दिखाया जाता है कि उसके पास कुछ खाने के लिए 3-4 दिन से है ही नहीं, भूखमरी फैली हुई है। तो बहुत ज़्यादा उसको फिल्मों में ट्रेजेडी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। दुख का ऐसा विभिन्न रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों को भावनात्मक शोषण कर सके। यानी कि दुख को ऐसे बुरे तरीके से दिखाया जाता है कि जो दर्शक है, जो फिल्म देखने वाले हैं, उनका पूरी तरह से मतलब भावनात्मक तौर पर वो एक तरह से अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं फिल्म के ऐसे इमोशंस सीन देखकर। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती है। तीसरी कसम में जो दुख दिखाया गया उसको भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया, बल्कि आम जिंदगी में जैसा दुख है उसको वैसा ही प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि हीरामन है, गरीब है, हीरामन चोरी के सामान में पकड़ा जाता है तो वो मुश्किल में फंस जाता है। हीरामन को हीराबाई से प्रेम हो जाता है, लेकिन हीराबाई नौटंकी में काम करने वाली होती है तो वो शादी नहीं कर सकती। उसको भी बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये नहीं दिखाया गया कि हीराबाई के प्रेम में जो हीरामन है वो पागल हो जाता है या खाना पीना छोड़ देता है। उसको जीवन में यथार्थता में दिखाया गया है, जैसा एक जनजीवन में होता है। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। कौन कह रहे हैं? प्रहलाद अग्रवाल जो राइटर है वो कह रहे हैं कि शैलेंद्र को मैं गीतकार नहीं मानता बल्कि कवि मानता हूँ। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। यानी कि जो शैलेंद्र थे उन्हें चकाचौंध कभी भी प्रभावित नहीं कर पाई। उन्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी, उन्हें धन कमाने का कोई लालच नहीं था। जो जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में भी थी। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था। यानी केवल वो और ऐसे रोने धोने वाले गाने नहीं लिखते थे, गीत नहीं लिखते थे, बल्कि एक ताकत, एक जोश देने वाले गाने भी लिखते थे कि जो करुणा है उससे जूझना, उससे संघर्ष कैसे किया जाए। और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। यानी कि सिर्फ रो धोकर वहीं नहीं बैठे रहना, आगे बढ़ना है जीवन में, यही उनके गीत सिखाते थे। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। शैलेंद्र के गीतों से पता लगता है कि जो व्यथा, जो मुश्किल होती है, वो आदमी को कभी भी हारने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि जो मुश्किलें होती हैं वो मुश्किलें जब इंसान मुश्किलों से लड़ता है तो वो आगे बढ़ने का संदेश देती है। वो नई चीज़ें सीखता है, सफलता की ओर आगे बढ़ता है, उसमें उत्साह बढ़ जाता है। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। तथ्य होता फैक्ट, जो रियलिटी है, कि उन्होंने अपने इमोशंस को तीसरी कसम के द्वारा ही प्रदर्शित किया। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन गया है। यहाँ पर मुकेश जो मुकेश कुमार जी के पुराने गाने हैं और शैलेंद्र ने गीत लिखे थे, लिरिक्स थे शैलेंद्र के, आवाज़ थी मुकेश कुमार की। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिठिया हो तो हर कोई बाँचे, न बाँचे भाग न बाँचे कोई। यानी कि सजनवा, जो सजन है वो तो हमारे ही दुश्मन बन गए हैं। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, यानी अगर चिट्ठी पत्री में लिखा हो तो उसे तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन हमारी किस्मत में जो लिखा हुआ है उसे कोई नहीं जान सकता। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर जी ने समीक्षक होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं फिल्मकार को, फिल्म को, एक्टर्स को, समीक्षक और कला मृमग जो कला के बारे में जानते हैं, आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं किसको? राज कपूर साहब को। तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। जो तीसरी कसम है उसकी मासूमियत के इतना मासूम दिखाया गया है हीरामन को, चरमोत्कर्ष होता है आखिरी मतलब सबसे ऊंचा स्थान।
ठीक है, उसको छूते हैं। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है, उतना जागते रहो में नहीं। जागते रहो भी एक फिल्म है। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहाया गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता, वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है। एकाकार होने का मतलब राज कपूर न होकर हीरामन की जिंदगी जी रहा है। खालिश देहाती बुच गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है। खालिश होता है शुद्ध, देहाती गांव का, बुच होता है मतलब निरा गवार अनपढ़, गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं, जिनके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। यानी कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि जब वो फिल्म की उनके अभिनय की शुरुआत थी तब उन्होंने फिल्म की थी, बल्कि तीसरी कसम के फिल्म का अभिनय उन्होंने तब किया था जब वो एशिया में एक बड़े, पूरे एशिया के अंदर बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। जैसे कि अभी शाहरुख खान है, वो बादशाह के रूप में जाने जाते हैं, और अमिताभ बच्चन है, उनको जाना जाता है। तो इस तरीके से वो भी उस समय के बहुत उम्दा अभिनयकार थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था। किंवदंती होता है लोगों द्वारा कही गई बात, यानी कि सब उनके बारे में जानते थे। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमा में व्यक्तित्व पूरी तरह से हीरामन की आत्मा में उतर गया। यानी राज कपूर साहब न रहकर हीरामन बन गए। जो देहाती है, अनपढ़ है बिल्कुल, वो अपनी पर्सनैलिटी को खोकर हीरामन की पर्सनैलिटी में चले गए। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया। हीराबाई की फेनुगलासी बोली पर रीझता हुआ। फेनुगलासी ये एक बोली है जिसका नाम बोली का नाम है रीझता हुआ। कौन? हीरामन। उनकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्योछावर। मनुआ मन को मोहने वाली, नटुआ नटखट, भोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ, और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन। तनिक सी उपेक्षा यानी अगर हीरा बाई उनकी तरफ देखती नहीं है तो वो अपने आप को ही मतलब बुरा समझने लग जाता है कि क्या हुआ, आज हीराबाई ने उनसे ढंग से बात भी नहीं की। तीसरी कसम की पटकथा। पटकथा होती है फिल्म की कहानी। मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक उपन्यास है। कहानी का रेशा रेशा, उनकी छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई हैं। रेशा रेशा यानी कि छोटी से छोटी चीज़ को भी जैसे उपन्यास में बताया गया है वैसे ही फिल्म में भी उतारा गया है। तो इस तरह से हमारी आज का जो चैप्टर है तीसरी कसम शिल्पकार शैलेंद्र समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ।